नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालते हैं हम विस्तार से नजर। आज की कौन सी 5 अहम खबरें हैं, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। आज हम जिन 5 अहम खबरों पर नजर डालेंगे उसमें सबसे पहले बात वोटर लिस्ट की करेंगे, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। बिहार में वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। 22 साल के बाद यह बड़ी समीक्षा हुई है। नाम ना होने पर 6 से जुड़वाने का मौका अभी भी बाकी है। फॉर्म 6 जो है उससे आप जुड़वा सकते हैं। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग तमाम बातों का जिक्र कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में फाइनल वोटर लिस्ट जो आई है उस पर अब सियासी गहमागहमी तेज हो चुकी है। क्या कुछ रहा है फाइनल वोटर लिस्ट में, डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल एक बीजेपी प्रेम का करेंगे। बिहार की सियासत में अचानक हलचल मची हुई है, जब पवन सिंह की बीजेपी के साथ पुरानी नाराजगी दूर होते दिख रही है। वो जो कभी पार्टी लाइन तोड़कर विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ लड़े थे, अब वही पार्टी उनकी वापसी का रास्ता बन रही है। आरा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच ये सवाल सभी के मन में है कि क्या ये स्टार पारी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आगे इस की पूरी कहानी बताएंगे आपको, इस सियासी ड्रामे की हर कड़ी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र मुलाकात और मरहम का करेंगे। करूर की वो रात जब भगदड़ ने तमिलनाडु को झकझोर दिया, अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सवालों का तूफान बन चुका है। 41 मौत, सैकड़ों घायल। इन सब के बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 सदस्यीय एनडीए डेलीगेशन बीजेपी वहां भेजा और पीड़ितों से मिलने और जांच करने करनूल वे डेलीगेशन पहुंच गया। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी हैं, उनकी अगुवाई में ये टीम हादसे की हकीकत जानने पहुंची, जवाबदेही तय करने में जुट चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने भी मुआवजा घोषित किया, लेकिन राजनीति का सियासी खेल अब भी तेज है। आगे जानेंगे इस दर्दनाक घटना के पीछे की सच्चाई और राजनीतिक लड़ाई के नए मोड़। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे क्या बिकेगी आरसीबी। आईपीएल की सबसे ग्लैमरस टीम मानी जाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार वजह हैरान करने वाली है। विराट कोहली की यह टीम, जिसने हाल ही में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की, अब मालिक बदलने की कगार पर है। चर्चाएं जोरों पर हैं। डियाजियो इसे बेचने की तैयारी में है और गौतम अडानी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। क्या अब आईपीएल में अंबानी बनाम अडानी की टक्कर देखने को मिलेगी? पूरी खबर अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा 5वीं अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल व्हाट्सएप वर्सेस अराताई का करेंगे। आज के दौर में जब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो मैसेजिंग एप्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। दुनिया भर में व्हाट्सएप सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, लेकिन अब एक नया देसी चैलेंजर अराताई तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। मेड इन इंडिया ऐप न सिर्फ फीचर्स में टक्कर दे रहा है, बल्कि प्राइवेसी और परफॉर्मेंस के मामले में भी चर्चा है। क्या वाकई में अराताई व्हाट्सएप को चुनौती दे सकता है? पूरी जानकारी आपको मिलेगी बस थोड़ी देर में। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर बिहार से करेंगे। बिहार एसआईआर अब अपलोड कर दी गई है, जहां कोई भी आसानी से चेक कर सकता है कि उसका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं। अगर किसी का नाम गलती से छूट गया है तो डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 6 भरिए और नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक नाम जुड़वा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के तहत हुई है, जो 22 साल के बाद पहली बार इस पैमाने पर किया गया है। पहले एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी हुई थी और 1 सितंबर तक लोगों से दावे और आपत्तियां ली गई थी। उसके बाद जांच, छटनी और अब जाकर ये फाइनल लिस्ट सामने आई है। हालांकि विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि लाखों असली वोटर्स का नाम काटा गया है। वहीं चुनाव आयोग का साफ कहना है जो योग्य है उसका नाम रहेगा, जो नहीं है वो बाहर रहेंगे। अब नजर 4 और 5 अक्टूबर पर, जब खुद चुनाव आयोग की टीम पटना आएगी, चुनावी तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट लेगी और उसके बाद अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहला चरण छठ पर्व के बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग 470 से ज्यादा पर्यवेक्षकों को भी तैनात करने जा रहा है। यानी अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नेताजी अपनी कमीज प्रेस करा रहे होंगे, कार्यकर्ता रंग बिरंगे पोस्टर छपवा रहे होंगे। जनता फिर से अपने वोट से सत्ता का फैसला करने के लिए तैयार बैठी है।
बिहार में लोकतंत्र का असली रंग अब उभरने वाला है और ये कहानी सिर्फ वोट की नहीं, भविष्य की है। बिहार की सियासत में जब भोजपुरी का तड़का लगे तो बात सिर्फ वोटों की नहीं, इमोशन की भी हो जाती है। और जब नाम हो पवन सिंह का, तब सियासी गलियारों में हलचल तो तय है। चुनाव नजदीक हैं और पवन सिंह फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार गानों या फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी घर वापसी को लेकर। जिस बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन तोड़ने पर बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वही पवन सिंह दोबारा उसी बीजेपी की चौखट पर हैं और लगता है इस बार दरवाजे खुल गए हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर नाम वापस ले लिया। फिर उन्होंने बागी तेवर अपनाए और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। नतीजा, ना खुद जीते ना एनडीए को जीतने दिया। पवन सिंह को 2,74,000 से ज्यादा वोट मिले और कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। सीधे शब्दों में कहें तो पवन सिंह ने एनडीए का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। बस यही था बीजेपी से झगड़े की असली वजह, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर लड़ना, वो भी अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ। ये बीजेपी को नागवार गुजरा और पवन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव करीब है और सबको पता है कि बिहार की जनता पवन सिंह को सिर्फ अभिनेता नहीं, अपना आदमी मानती है। शायद इसी वजह से हाल ही में पवन सिंह पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले, जिनसे उनका टकराव हुआ था, और फिर अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों ही मुलाकात इशारा करती हैं कि नाराजगी की बर्फ अब पिघल गई है। बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी साफ कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे। अब चर्चा है पवन सिंह आरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए की रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये बात पवन सिंह की वापसी ने एक बार फिर साबित कर दी है। पब्लिक में पकड़, भोजपुरी में पहचान और अब सियासत में फिर से पारी। पवन सिंह का गेम दोबारा ऑन हो चुका है और अब देखना होगा आने वाले चुनाव में ये स्टार नेता बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे या फिर कोई नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। हम अलग हुए ही कहा थे, हम साथ हैं। ये पवन सिंह का वो बयान जब मीडिया से बातचीत की, छोटा सा बयान सामने आया। लेकिन अब एक खबर करूर की। दरअसल करूर की वो रात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक चीख थी जो सैकड़ों लोगों की भीड़ में कहीं दब गई। और जब दबाव टूटा तो जो हुआ उसने तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया। विजय की रैली में मची भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हफ्ता बदल चुका है लेकिन माहौल अभी भी भारी है। इस हादसे की जांच को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक 8 सदस्यीय एनडीए डेलीगेशन भेजा है जो करूर पहुंचा और पीड़ित परिवारों से मिल चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो खुद तमिलनाडु से जुड़ी रही हैं, उनके साथ अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल, रेखा शर्मा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और टीडीपी के पुट्टा महेश कुमार भी इस टीम में शामिल रहे। मंगलवार सुबह टीम करूर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया, घायलों के परिवारों से मुलाकात की और वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीम का मकसद है जानना कि ऐसी दर्दनाक घटना हुई कैसे और फिर ये तय करना कि गलती किसकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान जरूरी है। हादसे से ठीक एक दिन के बाद रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद करूर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद बयानबाजी भी शुरू हो गई। उदयनिधि स्टालिन ने सीधे विजय को पार्टी टीवी के पर हमला बोल दिया। उनकी पार्टी पर उनका कि भीड़ जानबूझकर बुलाई गई थी और कोई इंतजाम नहीं था। ये सियासी गर्मी अब संसद से लेकर सड़क तक महसूस हो रही है। अब बीजेपी और एनडीए की ये टीम मौके पर पहुंची तो जाहिर है राजनीतिक तकरार और तेज होगी, क्योंकि मामला सिर्फ भीड़ का नहीं है, सिस्टम के फेलियर का है। ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट जल्द ही पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगा, जिसमें हादसे की वास्तविक वजहों से लेकर प्रशासन की भूमिका,
आयोजकों की जिम्मेदारी तक की जानकारी होगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? अगर जवाब हाँ है तो फिर जवाबदेही किसकी होगी, और अगर नहीं तो क्या हम वाकई सीख पाएंगे ताकि अगली बार कोई माँ अपने बेटे को ऐसे ना खोए, किसी बहन की चीखें ऐसे ना गूंजें और कोई मंच सिर्फ प्रचार का नहीं भरोसे का भी हो। It is hard to stand next to the families who have lost their loved ones. 1.5-year child who was in the arms of his aunt passed away, died, run down by so many people. If you look at the other household where the sole bread earner, she lost her life. Her divorcee daughter is dependent on her. Her grandchildren were dependent on her. And she passed away. Who they look up to? And who should be held responsible for this? I think why the state government ignored, the local officials ignored the gathering of the crowd. Couldn't they anticipate that how many people are going to gather? Was there an intelligence failure here? Who should be held responsible for giving permission to have rally at such a congested area where hardly could 2,000 people stand and 10,000 people gathered there, 30,000 people gathered there. You were yourself present there when local people told us that it was difficult to breathe also and to walk also because there were crowd everywhere. Electricity was gone, people were thrashed. I think state government must on this and the organizers should also on this. TVK party can't run away from this, neither DMK government can run away from this. खबर दिन भर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी अहम खबर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। एक और अहम खबर का जिक्र करते हैं। जिक्र आईपीएल की टीम आरसीबी का करते हैं कि आईपीएल की सबसे ग्लैमरस टीम विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब शायद अपना मालिक बदलने की फिराक में है, मालिक बदलने की कोशिश में। वो टीम जिसने इस साल पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई, लेकिन जश्न के बीच हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। और अब खबर आ रही है कि आरसीबी बिकने वाली है। जी हां, एक बड़ी हलचल चल रही है आईपीएल की दुनिया में और उसका नाम है आरसीबी। टीम जिसके साथ विराट कोहली का नाम जुड़ा है, जिसकी जर्सी, फैन बेस और ब्रांड वैल्यू बाकी टीमों से काफी ऊपर मानी जाती है। अब जो एक ग्लोबल शराब बनाने वाली कंपनी है डियाजियो, वो इस फ्रेंचाइजी को बेचने की तैयारी में है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने किया है। सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में ललित मोदी हैं, उन्होंने कहा है कि आरसीबी के मौजूदा मालिक अब इसे अपनी बैलेंस शीट से हटाना चाहते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, सॉवरेन फंड से बातचीत भी चल रही है। यानी कि टीम का सौदा अब ग्लोबल लेवल पर तय हो सकता है। यही नहीं, अटकलें ये भी हैं कि गौतम अडानी इस रेस में सबसे आगे भी हो सकते हैं। अडानी ग्रुप पहले भी गुजरात टाइटंस खरीदने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई। अब एक बार फिर उनके पास मौका है और इस बार मुकेश अंबानी बनाम गौतम अडानी की सीधी टक्कर क्रिकेट के मैदान में भी देखने को मिल सकती है। सोचिए, एक तरफ मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ अडानी की आरसीबी। यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और बॉल का नहीं बल्कि इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेस हाउस के बीच ब्रांड वॉर भी हो सकता है। लेकिन ये सब अचानक हुआ क्यों? तो जरा पीछे चलते हैं। 2025 आरसीबी के लिए बड़ा साल रहा। पहली ट्रॉफी जीती, टीम ने इतिहास रचा, लेकिन उसी खिताबी जश्न में बेंगलुरु में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। इसके बाद डियाजियो की छवि पर भी असर पड़ा। शायद यही वजह है कि अब कंपनी इस टीम को अपने बैलेंस शीट से हटाकर किसी नए मालिक को सौंपना चाहती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब आरसीबी की बिक्री की खबर आई थी। साल की शुरुआत में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं, लेकिन तब इसको इनकार कर दिया गया। इस बार खुद ललित मोदी जैसे पूर्व अधिकारी की तरफ से पोस्ट आई है, इसलिए चर्चाएं और भी तेज हो गई। आरसीबी की वैल्यू फिलहाल आईपीएल के सबसे महंगी टीमों में से एक मानी जा रही है। ट्रॉफी जीतने, विराट कोहली के जुड़े होने और एक पक्के फैन बेस की वजह से इसकी वैल्यू बिलियंस डॉलर्स क्लब में हो सकती है। अब देखना होगा
कि क्या वाकई डील फाइनल होती है या फिर नहीं, और अगर अडानी ग्रुप इस रेस में जीत गया तो आईपीएल की दुनिया में एक नई सत्ता की शुरुआत हो सकती है। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और आरसीबी का बिकना इसका अगला बड़ा चैप्टर हो सकता है। All-rounder, awesome, all-round, super all-rounder, ladies and gentlemen, Krunal Pandya. आज के डिजिटल जमाने में मैसेजिंग एप्स हमारे रोजमर्रा का अहम हिस्सा बन गए हैं, और जब बात होती है भारत के नंबर 1 चैट ऐप व्हाट्सएप की, तो कोई भी उसे आसानी से टक्कर देने वाला नजर नहीं आता। लेकिन अब एक नया देसी खिलाड़ी अराताई सामने आया है, जो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई उम्मीद जैसा दिख रहा है। व्हाट्सएप ऐप जो मेटा के हाथों में है, अपनी ताकत और 3 अरब से ज्यादा यूजर्स के साथ पूरी दुनिया पर राज करता है। वहीं अराताई जो जोहो का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कमाल की तेजी से भारत में खासकर उन हिस्सों में पैर पसार रहा है जहां लोग अपनी भाषा में, अपने अंदाज में बात करना पसंद करते हैं। अराताई ने सिर्फ 3 दिन में अपनी एंगेजमेंट 100 गुना बढ़ाई है और ऐप स्टोर में सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में टॉप पर पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि फीचर्स, प्राइवेसी, कॉलिंग, फाइल शेयरिंग और बिजनेस टूल्स के मामले में कौन सच में बेहतर है। व्हाट्सएप अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, स्टेबल कॉलिंग और 2G फाइल शेयरिंग के साथ एक दिग्गज है, लेकिन मेटा के डेटा पॉलिसी को लेकर यूजर्स में संदेह भी रहता है। दूसरी तरफ अराताई लो नेटवर्क में भी स्मूथ HD कॉलिंग देता है, 1000 मेंबर तक ग्रुप सपोर्ट करता है, और खास बात यह है कि यह पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है। साथ ही भारत के सर्वर में चलता है और जोहो की कड़ी प्राइवेसी पॉलिसी के साथ आता है। अराताई में पॉकेट फीचर भी हैं जो सेल्फ स्टोरेज के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं व्हाट्सएप का चैट विद योरसेल्फ फीचर भी मजबूत है, लेकिन मीटिंग शेड्यूलिंग अराताई में है और व्हाट्सएप में नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अराताई हल्का, कम स्टोरेज वाला और कमजोर डिवाइस पर भी आसानी से चल जाता है, जबकि व्हाट्सएप का साइज ज्यादा है और वो स्लो डिवाइस पर भारी पड़ जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो व्हाट्सएप अपनी ग्लोबल पकड़ के साथ अभी भी बाजी मारे हुए है, लेकिन अराताई अपनी लोकल भाषा, प्राइवेसी फोकस और कम संसाधन में काम करने की क्षमता से भारत के खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग के यूजर्स के दिलों में जगह बना रहा है। अब यह मुकाबला बस वक्त की बात है। क्या अराताई व्हाट्सएप की बादशाहत को चुनौती देगा या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत में मैसेजिंग की दुनिया में अब सिर्फ ग्लोबल दिग्गजों तक सीमित नहीं रह गई है, एक नया देसी सूरज भी अब इसमें उग रहा है। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि गिरने से मत डरो, हर ठोकर तेरा रास्ता नहीं तेरी रफ्तार तय करती है। यानी कि अगर जिंदगी में कभी हार मिलती है, कोई प्लान फेल हो जाता है तो डरना नहीं, गिरना भी एक हिस्सा है सफर का। जो रुकावटें आ रही हैं वो तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती हैं। रास्ते में पत्थर भी आते हैं, लेकिन वो ये नहीं तय करते हैं कि तुम्हें कहाँ रुकना है। यानी कि तुम मेहनत करते रहो, कितनी फोकस्ड है, वो तुम्हारी मंजिल और सफलता को तय करती है। इस बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।